नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पब्लिक सर्विस कमीशन में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएशन के लिए जो है हमने पीवाईक्यू जो सीरीज है उसको स्टार्ट किया हुआ है। आज हम जो है 20th पार्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो है 19 भाग आ चुके हैं। अगर आपने उन 19 भाग को नहीं देखा है तो डेफिनेटली आपको वो 19 पार्ट देखने चाहिए। पूरी जो है प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। ये प्लेलिस्ट आपको एग्जाम से पहले डेफिनेटली देखनी है, क्योंकि जो है जीके जीएस के जो है 40 क्वेश्चन आते हैं सीबीटी 1 के अंदर। ठीक है, कितने क्वेश्चन आते हैं? 40 क्वेश्चन आते हैं। और ये 40 क्वेश्चन अगर आपको सीबीटी 1 में अगर आपको क्लियर करना है तो ये 40 क्वेश्चन आपको मैक्सिमम करने पड़ेंगे, यानी कि 35 क्वेश्चन के आसपास, 32 से 35 क्वेश्चन जो है आपको ठीक करने पड़ेंगे, तभी आपका जो है सीबीटी 1 क्लियर हो पाएगा। क्योंकि जिस हिसाब से वैकेंसी कम इस बार आई थी 2024 में, और जिस हिसाब से कंपटीशन रहने वाला है, तो डेफिनेटली आपको जो है 32 से 35 जो जीके के जीएस के क्वेश्चन है वो आपको ठीक करने पड़ेंगे। इसके लिए जो है आपको स्टैटिक प्लस करंट दोनों को देखना पड़ेगा, तभी जो है आपका ये टारगेट जो है कंप्लीट हो सकता है। इसी के लिए जो है हमने यहाँ पे पीवाईक्यू सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। और इसी के रिगार्डिंग आपको एक और जो है इंफॉर्मेशन देनी थी। मैंने आपको इससे वीडियो से पहले भी बताया था कि बहुत जल्द जो है हम स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर की जो है क्लास वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, करंट अफेयर की स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक रहेगा स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर का, ये ओनली संडे के दिन आएगा। और संडे के दिन कब आएगा? संडे के दिन 4 बजे आएगा, शाम को 4 बजे। ठीक है, तो ये क्लास जो है आपको डेफिनेटली देखनी है। इसके अंदर जो है मैक्सिमम जितना भी करंट अफेयर मैं कवर करवा पाऊंगा आपको करवा दूंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला वीडियो हमारा कौन सा आने वाला है? पद्म विभूषण से जो है वीडियो आने वाला है, पद्म विभूषण। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या हम कवर करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं। पद्म विभूषण से जो है करंट प्लस स्टैटिक जो है हम इसके अंदर कवर करेंगे। करंट प्लस स्टैटिक। करंट के अंदर क्या डिस्कस करेंगे? जो अभी 2025 के अवार्ड दिए गए हैं पद्म विभूषण के, वो डिस्कस करेंगे करंट से रिलेटेड। और स्टैटिक से क्या रिलेटेड करेंगे? इसकी हिस्ट्री समझेंगे। ठीक है, कब इस अवार्ड की शुरुआत हुई, कब कब जो है इसका नाम चेंज किया गया, एवरीथिंग डिटेल जो है हम पद्म विभूषण के रिगार्डिंग जान लेंगे। यू नो वेरी वेल, पद्म विभूषण के अंदर 3 अवार्ड होते हैं। एक तो पद्म विभूषण होता है सबसे बड़ा, एक तो पद्म विभूषण होता है, और ये सेकंड सिविलियन अवार्ड होता है भाई, ये भी याद रखना। ठीक है, पद्म विभूषण जो अवार्ड है वो सेकंड सिविलियन हाईएस्ट अवार्ड होता है। इसके बाद पद्म विभूषण के बाद क्या आता है? पद्म भूषण आता है। ठीक है, पद्म भूषण आता है। और तीसरे नंबर पर क्या आता है? पद्म श्री आता है। तो ये कंप्लीट जो डिटेल है इसके बारे में हम उस वीडियो के अंदर जान लेंगे। तो वीडियो कब आएगा? इसी संडे आएगा। आज क्या हो गया? थर्सडे हो गया। फ्राइडे, सैटरडे और संडे 2 दिन के बाद जो है शाम को 4 बजे आप वो वीडियो मत देखना भूलिएगा। लगभग 30 से 35 मिनट का वो वीडियो होगा, लेकिन उसके अंदर जो है पद्म विभूषण मैं कंप्लीट करवा दूंगा। उस वीडियो के अलावा जो है आपको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इन्फॉर्मेशन थी। और इन सभी की जो पीडीएफ है वो बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाली है। और जो पीडीएफ है वो बिल्कुल फ्री कहाँ मिलेगी? तो हमेशा मैं बता चुका हूँ, हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है इसकी पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेंगी। सभी की जितनी भी पीडीएफ होती है वो हमारे टेलीग्राम पर चैनल पर जो है सारी बिल्कुल फ्री मिलती है। और टेलीग्राम का चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। कोई भी अगर आपका डाउट है, क्वेरी है, या कोई भी सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो सेशन की जो है हम शुरुआत कर लेते हैं। और ये सारी वीडियोस आपको देखना बेहद ज़रूरी है अपने एग्जाम से पहले, अगर आप सीबीटी 1 को क्लियर करना चाहते हैं, आरआरबी एनटीपीसी इसका। ठीक है, 2025-24 वाला। ठीक है, तो ये वीडियो सीरीज आप जरूर देखिएगा। चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन फर्स्ट पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कहा गया है? वन्य जीव संरक्षण से ये क्वेश्चन पूछा गया है। भारत का पहला आनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है? तो ये वन्य जीव संरक्षण के लिए जो भारत का पहला आनुवांशिक बैंक है ये कहाँ पर है? तो ये कोचीन के अंदर है भाई। ठीक है, तो वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का जो पहला आनुवांशिक बैंक है ये हो जाएगा हमारा
कोचीन के अंदर जो है अवस्थित है। अब जो है हमारे जितने भी अधिनियम है, जैसे कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, वन संरक्षण अधिनियम है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, और ये जो पोल्यूशन वाला है, प्रदूषण की रोकथाम वाला, नियंत्रण वाला, ये सभी किस किस ईयर में आए थे, तो ये भी जानना आपको बेहद जरूरी है। चलिए मैं एक एक करके जो है जितने मुझे आते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? ये आया था 1972 के अंदर। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वन संरक्षण अधिनियम। तो ये हमारा जो वन संरक्षण अधिनियम था ये कब आया था? ये 1980 के अंदर आया था। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हमारा कब आया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, तो ये जो हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था ये आया था 1986 के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, ठीक है, प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण तो ये प्रदूषण वाला हमारा कब आया था? ये 1981 के अंदर आया था, ठीक है। उसके बाद ऊर्जा संरक्षण अधिनियम कब आया था हमारा? ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, तो ये ऊर्जा संरक्षण अधिनियम हमारा आया था 2001 के अंदर, ठीक है। ये हमारा आया था 2001 के अंदर। उसके बाद कुछ और एक आधा और मैं बता देता हूं, जैसे कि नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, तो ये नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम हमारा आया था 1955 के अंदर, ठीक है। उसके बाद एक दो और है, जैसे कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम हमारा है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, तो ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है ये आया था 1986 के अंदर, ठीक है। उसके बाद और कौन सा याद रख सकते हैं? जैविक विविधता अधिनियम आप याद रख सकते हैं, जैविक विविधता अधिनियम, विविधता अधिनियम, ये आया था हमारा 2002 के अंदर। तो ये मैंने कुछ आपको अधिनियम लिख दिए हैं, ये आपको एज इट इज़ ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। वन डे एग्जाम्स में कोई ना कोई जो है कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में हमेशा जो है ये पूछ लिया जाता है, सभी को आपको याद रखना बेहद जरूरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किए गए रेल सहयोग वेब पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो ये एक पोर्टल शुरू किया गया था, रेल सहयोग वेब पोर्टल, यहाँ पे दिख रहा है आपको नाम, रेल सहयोग वेब पोर्टल। किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो ये भारतीय रेलवे के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था ये पूछा गया है, तो इसका उद्देश्य था मूलभूत सुविधाएं जैसे शौचालय, कूड़ादान इत्यादि प्रदान करना। तो ये एक बेसिक से इसके जो फंडामेंटल थे ये किसके थे? रेल सहयोग वेब पोर्टल के जो है बेसिक ये जो है कार्य थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में बात करें तो इसके अंदर ये और याद रखना, जो रेल सहयोग पोर्टल था ये कब लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 2018 में, रेल सहयोग पोर्टल। कब लॉन्च किया गया था? 2018 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो डीएनएस का पूर्ण रूप पूछा गया है, यानी कि डीएनएस यानी कि ये कंप्यूटर से रिलेटेड पूछा गया है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। ऑप्शन नंबर 3 का जो है बी करेक्ट हो जाएगा। डीएनएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम जो है पूरा नाम हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की, निम्न में से कौन सा वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है? तो जो
वस्तु से जो बड़ा आभासी प्रतिबिंब निर्मित कर सकता है वो कौन सा लेंस होता है, तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण जो है, ये इसके अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण की बात करूं तो अवतल दर्पण का जो इस्तेमाल है कई कामों में किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया ना अवतल दर्पण, इसका किस किस में उपयोग किया जाता है, जैसे कि टॉर्च में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम बात करें सर्च लाइट, सर्च लाइट के अंदर जो है इसका उपयोग किया जाता है, सर्च लाइट, ठीक है। और किसके अंदर उपयोग किया जाता है, वाहनों के हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है, वाहनों के हेडलाइट में, वाहनों के हेडलाइट में, हेडलाइट, ठीक है। और किस में यूज किया जाता है, और शेविंग मिरर के अंदर इसका यूज किया जाता है, शेविंग मिरर, ठीक है। ये इतने एग्जाम्पल मैंने बता दिए हैं अवतल दर्पण के। उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं, और अवतल लेंस के बारे में भी आप याद रखना। अवतल जो लेंस होता है इसके अंदर कौन कौन से जो हैं एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि निकट दृष्टि दोष में जो है मायोपिया को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे लिख देता हूँ मायोपिया, जो ये आंखों का दृष्टि दोष होता है ना, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, तो इसको ठीक करने के लिए जो है किसका यूज किया जाता है, तो अवतल लेंस का जो है इसके अंदर यूज किया जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है सर विलियम्स जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किस वर्ष की थी, तो सभी जानते हैं 1784 में जो है ये स्थापना की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है विलियम्स जोन्स के द्वारा 1784 में की गई थी, और यह कहां पर की गई थी, फोर्ट विलियम में की थी। कोलकाता के फोर्ट विलियम में ये स्थापना की थी विलियम्स जोन ने, फोर्ट विलियम में, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया जनवरी 2019 में यातायात प्रबंधन के लिए चेन्नई यातायात पुलिस द्वारा प्रयुक्त रोबोट का क्या नाम है, तो ये जनवरी 2019 से करंट अफेयर से रिलेटेड पूछा गया क्वेश्चन। यातायात प्रबंधन के लिए जो है जो सड़क जो होते हैं ना, वो आपने देखा हुआ जो चौराया होता है, जैसे कि इसके ऊपर एक आदमी खड़ा होता है और वो जो है हाथों से जो है कभी कहता है इस रोड वाले को रुक जाओ, कभी कहता है इस रोड वाले को रुक जाओ, तो ऐसे वो जो करता है ना, उसी कार्य के प्रबंधन के लिए चेन्नई की जो पुलिस थी, यातायात पुलिस थी, उन्होंने जो है रोबोट का नाम क्या दिया था, तो रोबोट का नाम क्या था, तो ये था ऑप्शन नंबर सी, रोडियो जो है इसका नाम था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन से देश वर्ष 2019 में यूनेस्को से अलग हो गए हैं, तो ये 2019 की बात है। 2019 में जो है यूनेस्को से कौन कौन से जो देश हैं जो अलग हो गए थे, तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इजराइल और अमेरिका जो है 2019 के अंदर यूनेस्को से अलग हो गए थे। यूनेस्को की आप याद रखना, यूनेस्को, यूनेस्को की स्थापना और इसका जो है हेडक्वार्टर और फुल फॉर्म जरूर याद रखना आप। ठीक है, यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, तो सभी जानते हैं 16 नवंबर 1945 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा, हेडक्वार्टर हो जाएगा पेरिस फ्रांस में। और इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या हो जाएगी, जो यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, मैं पिछली वीडियोस में जो है बता चुका हूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। अगर आपने पिछली वीडियोस देखी है तो ये जो फुल फॉर्म है वो मुझे आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो आप जरूर याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में मैं पिछली वीडियोस में भी बहुत कुछ बता चुका हूं, इस बार भी बता देता हूं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वाला, ठीक है। तो चलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहले स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 28 दिसंबर 1985 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी, तेजपाल संस्कृत कॉलेज में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और अधिवेशनों के बारे में जो है मैं एक एक करके काफ़ी सारे अधिवेशनों के बारे में पिछली काफ़ी सारी वीडियोस में जो है बता चुका हूं, वो आपको देख लेना है। और बात करें इसकी पहली अध्यक्ष की बात करूं तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला अध्यक्ष,
पहली महिला अध्यक्ष की बात करूं तो ये थी एनी बेसेंट। एनी बेसेंट कब बनी थी? 1916 में बनी थी ये, ठीक है। और पहली भारतीय महिला की बात करूं तो पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय महिला की बात करूं तो कौन सी थी? सरोजनी नायडू थी हमारी, सरोजनी नायडू। कब बनी थी ये? तो ये 1925 में बनी थी भाई, ये आपको याद रखना है। 1925 में जो है इनको बनाया गया था, ठीक है। तो सरोजनी नायडू इनका जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा। कुछ और मैं जो है अधिवेशन बता देता हूँ, जैसे सिर्फ एक बार जो है महात्मा गांधी बने थे पूरे जो इनका 1985 से लेके 1947 के बीच में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। इन इन इतने सभी अधिवेशनों में जो है महात्मा गांधी केवल एक बार जो है इसके अध्यक्ष बने थे। कब कब बने थे? तो ये महात्मा गांधी 1924 में बोले थे। कहाँ पर हुआ था? ये बेलगांव में हुआ था अधिवेशन, ठीक है। और जो हमारे सुभाष चंद्र बोस थे ये भी बने थे, दो बार बने थे। कब बने थे? एक तो 1938 में बने थे, एक 1939 में बने थे, ठीक है। 1939 में जो है इनको इस्तीफा देना पड़ा था क्योंकि इनके जो मतभेद हैं वो हो गए थे महात्मा गांधी जी से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पे अकबर दिया गया है। अकबर यानी कि मुगल साम्राज्य की यहाँ पे बात हुई है और यहाँ पे पूछा गया है इबादत खाने का निर्माण कब करवाया गया था। सबसे पहले आपको ये याद रखना है इबादत खाना जो था ये किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा जो है बनाया गया था। बात कर लेते हैं मुगल साम्राज्य की। मुगल साम्राज्य की जो नींव है वो किसने डाली थी? बाबर ने डाली थी। कब डाली थी? 1526 में डाली थी, ठीक है। और जो पानीपत की पहली लड़ाई थी उसी में इन्होंने नींव डाली थी, पानीपत की पहली लड़ाई, ठीक है। इब्राहिम लोदी को जो है इन्होंने हराया था और 1526 में जो है मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी गई थी। सबसे पहले जो है बाबर आए थे। कुछ जो है इनके बारे में बता देता हूँ। उसके बाद आपको बाबर के बाद कौन देखने को मिलेगा? बाबर के बाद आपको देखने को मिलेगा हुमायूं। हुमायूं के बाद आपको कौन देखने को मिलेगा? उसके बाद हुमायूं के बाद आपको अकबर देखने को मिलेगा। अकबर के बाद आपको जहांगीर देखने को मिलेगा, ठीक है। जहांगीर के बाद जो है आपको शाहजहां देखने को मिलेगा। शाहजहां के बाद जो है आपको औरंगजेब देखने को मिलेगा। औरंगजेब की जो मृत्यु थी वो 1707 में हो गई थी और 1707 के बाद जो है मुगल साम्राज्य का पतन होना शुरू हो गया था क्योंकि उसके बाद जो है औरंगजेब के बाद जो है यानी कि 1707 के बाद कोई भी मुगल साम्राज्य का जो है योग्य जो है नहीं हो पाया सुल्तान। इसीलिए जो है मुगल साम्राज्य का तो धीरे धीरे पतन होता चला गया और 1857 में जो है बहादुर शाह द्वितीय को जो है परमानेंट जो है अंग्रेज निर्वासित करके जो है भेज देते हैं, ठीक है। इतनी जानकारी होना आपको याद रखनी है। उसके बाद जो है मैं कुछ और इनके जो है जो अकबर के शासनकाल में कुछ और इन्होंने जो इंपॉर्टेंट काम किए थे वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल अकबर के द्वारा यहाँ पे जगह भी तो नहीं होती यार, समस्या तो ये भी है। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको जो है लिख के बता देता हूँ। अकबर का जो जन्म है वो कब हुआ था? अकबर का जो जन्म था ये अक्टूबर 1942 में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था? अमरकोट में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की बात करूँ तो कब हुआ था मृत्यु? मृत्यु इनकी हुई थी भाई 1942। अरे 1942 क्यों कर दिया यहाँ पे, माफ़ कीजिए यार। 1942 नहीं आएगा यहाँ पे, 1542 आएगा। और जो इनकी मृत्यु थी वो कब हुई थी? 1605 में जो है इनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। ये दोनों इनका मृत्यु और जन्म मैंने बता दिया। उसके बाद जो इनका शासन था, शासन इन्होंने कब से कब तक किया? 1556 से लेकर 1605 तक जो है इन्होंने शासन किया था। उसके बाद जो है कुछ और जो इनके इम्पोर्टेंट्स है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। तो युद्ध के कैदियों को गुलाम बनाने और उनकी पत्नियों और बच्चों को बेचने आदि की पुरानी प्रथा को प्रतिबंध इन्होंने कब किया था? युद्ध के कैदियों को गुलाम बनाने की प्रथा को
प्रतिबंधित कब किया था? ये किया था 1562 में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने जो है तीर्थ कर को बंद किया था, तीर्थ कर पर पाबंदी लगाई थी। ठीक है, तीर्थ कर को रद्द कर दिया था, पाबंदी लगाई थी, एक ही बात है यार, कुछ भी लगा लो, तीर्थ कर पर रद्द कर दिया था। ठीक है, तीर्थ कर को रद्द कब किया था? तो ये 1563 में किया था। उसके बाद आप क्या याद रखेंगे तीर्थ कर के बाद? एक सेकंड, 1563 में किया था। जजिया कर इन्होंने समाप्त कब किया था? जजिया कर किया था 1564 में, इन्होंने समाप्त कर दिया था। उसके बाद जो है फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब की थी? फतेहपुर, फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी की स्थापना इन्होंने कब की थी? तो ये की थी 1571 में। ठीक है, उसके बाद जो है इन्होंने इबादत खाने का निर्माण किया था, कब किया था? 1575 में किया था। इबादत खाने का निर्माण, और यही आंसर पूछा गया है ना, निर्माण कब किया था? ये किया था 1575 में। ठीक है क्या 1575? ये रहा, देखो इबादत खाने का निर्माण, राइट आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद इबादत खाने के बाद आप क्या याद रख सकते हैं? इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति कब दी थी? इबादत खाने में सभी धर्मों के लोगों को प्रवेश की अनुमति 78 में दी थी, ये प्रवेश की अनुमति। तो ये कब दी थी? 1578 में दी थी भाई। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे 1578 में। उसके बाद जो है मजहर की इन्होंने घोषणा की थी, मजहर की घोषणा ये कब की थी? घोषणा की थी ये 1579 में की थी। क्या बोलेंगे? 1579 बोलेंगे ना इसको। ठीक है, उसके बाद दीन ए इलाही की इन्होंने स्थापना की थी, दीन ए इलाही, तो ये स्थापना कब की थी? तो ये ने 1582 में जो है इसकी स्थापना की थी। तो ये इतना इंपॉर्टेंट डाटा जो है भाई आपको अकबर के बारे में याद रखना होगा। ठीक है, ये सारी इंपॉर्टेंट जानकारी है, कोई ना कोई जो है किसी से भी रिलेटेड जो है वनडे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। फॉर एग्जांपल क्या पूछ लिया जाता है कि भाई युद्ध के कैदियों को गुलाम बनाने की प्रथा कब प्रतिबंध की? 1562 में। तीर्थ कर कब रद्द किया? 1563 में। जजिया कर कब समाप्त किया? 1564 में। किसी से भी जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और ये वो बातें मैंने आपको बताई हैं जिनसे अक्सर जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप अकबर के बारे में याद रखेंगे। आंसर मैंने बता दिया। इबादत खाने का निर्माण कब हुआ था? 1575 में अकबर के द्वारा करवाया गया था। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया इकोनॉमिक नाइट मेयर ऑफ इंडिया इट्स कोज एंड क्योर नामक पुस्तक, ये किताब का नाम है भाई। एक इकोनॉमिक एक सेकंड, इकोनॉमिक नाइट मेयर ऑफ इंडिया इट्स कोज एंड केयर नामक पुस्तक, तो ये किताब का नाम है। ये पूछा गया किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये भाई चरण सिंह के द्वारा जो है लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी की यहाँ पे बात हो रही है भाई। एनजीटी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NATIONAL, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, एनजीटी की जो स्थापना है ये कब हुई थी? तो अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अक्टूबर 2010 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। इसके अध्यक्ष याद रखना, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं, पुराने की बात नहीं कर रहा मैं, वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष है प्रकाश श्रीवास्तव जो है, प्रकाश श्रीवास्तव। ये 2025 वाले अध्यक्ष की मैं बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये करंट से रिलेटेड भी मैंने एक क्वेश्चन आपको बता दिया, पूछा जा सकता है। एनजीटी के वर्तमान 2025 में अध्यक्ष कौन है? तो कौन है? प्रकाश श्रीवास्तव हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये दिसंबर भारतीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, ये छोड़ दो, 2020 का नहीं पूछेगा अब आपसे, ठीक है। वैसे मैं आंसर बता देता हूँ, 11 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्श कुमार गोयल, बट आप इसको स्किप कीजिएगा। 2025 का मैंने बता दिया है, श्री प्रकाश श्रीवास्तव आप याद रखेंगे। 2025 का प्रकाश श्रीवास्तव जो है अध्यक्ष है। एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी, और एनजीटी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया जनवरी 2019 में किस राज्य ने वन फैमिली वन जॉब स्कीम का शुभारंभ किया? ये जॉब होगा भाई शायद, वन फैमिली वन जॉब, ये देखना पड़ेगा यार, वन जॉब ही होगा ये मेरे हिसाब से, ठीक है, वन जॉब। बाकी एक बार चलो कोई नहीं, मैं इसको बाद में भी बता दूंगा। 2019 की ये पे बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 ऑप्शन नंबर सी। चलो इसको छोड़ दो एक बार, ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इसको छोड़ दो एक बार, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया इनमें से किसे 2021 में चिकित्सा के क्षेत्र में पद्म विभूषण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो ये बी मोनप्पा हेगड़े को जो है 2021 में पद्म विभूषण पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है। इसीलिए जो है मैं करंट अफेयर से रिलेटेड क्लास शुरू करने जा रहा हूँ। रविवार को जो है, हर रविवार को शाम को 4 बजे क्लास आएगी, ठीक है, वो आपको देखनी बेहद जरूरी है। करंट अफेयर से भी सारे जो है टॉपिक करवाऊंगा, और स्टैटिक जीके से भी जो है उसके अंदर टॉपिक रहने वाले हैं। तो पहला टॉपिक मैं आपको यही कराऊंगा, पद्म विभूषण वाला, ठीक है, पद्म विभूषण का। इसके बारे में जो है ऊपर पहले बता चुका हूं। इसके अंदर 3 अवार्ड दिए जाते हैं। सेकंड हाईएस्ट ये जो है सिविलियन अवार्ड है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में जो है इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और 2025 के जो है वो सारे पुरस्कार जो है मैं आपको करा दूंगा कि पद्म भूषण, माफ कीजिएगा, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री किन किन व्यक्तियों को 2025 में दिया गया है। तो उस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगभग कितनी होती है? तो कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 0.03 जो प्रतिशत है ये कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता होती है वायुमंडल के अंदर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया किस राज्य सरकार ने पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को जो है राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ये पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव है, तो ये किस राज्य सरकार ने जो है इसको राज्य उत्सव घोषित किया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने इसको जो है 2019 को पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव को राजकीय उत्सव घोषित किया था। ये डेट आप याद रखना, 20 जनवरी 2019 को अरुणाचल प्रदेश, एपी का मतलब समझ जाना, अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने पक्के पगा उत्सव को राजकीय उत्सव घोषित किया। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद एक हॉर्नबिल उत्सव भी होता है, खैर मैं आपको इसके बारे में बाद में बताऊंगा हॉर्नबिल उत्सव के बारे में। पहले आप ये याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? ईटानगर, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर हो जाएगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? अमरावती, अमरावती। और आप क्या याद रख सकते हैं? उड़ीसा की राजधानी क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। और मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी? शिलोंग। ये राजधानियां भी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी हॉर्नबिल महोत्सव की। हॉर्नबिल महोत्सव, ये दोनों अलग अलग हैं, याद रखना। हॉर्नबिल उत्सव, महोत्सव, उत्सव एक ही बात है ना। महोत्सव लिख देता हूँ, कई बच्चे उलझ जाएंगे फिर। हॉर्नबिल महोत्सव, ये दोनों अलग हैं, याद रखना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। एक तो है जो ये है, कौन सा है? पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव। एक तो ये है पक्के पगा हॉर्नबिल उत्सव,
तो अभी दोनों को आप एक ही मान लो। और एक है ये हॉर्नबिल महोत्सव, ठीक है। तो हॉर्नबिल जो उत्सव है इसको कहाँ मनाया जाता है, तो इसको नागालैंड की राजधानी कोहिमा में मनाया जाता है। नागालैंड, राजधानी कोहिमा में बनाया जाता है, ठीक है। राजधानी भी आ गई यहाँ पे, नागालैंड की क्या राजधानी राजधानी हो जाएगी, कोहिमा हो जाती है। और कोहिमा शहर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 1 से 10 दिसंबर के बीच में आयोजित किया जाता है। ये डेट भी याद रखना, 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर के बीच में जो है इसको हर साल जो है आयोजित किया जाता है, ठीक है। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया प्रस्तावित नाभिकीय शक्ति संयंत्र की स्थापना मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी। तो ये उस समय का करंट अफेयर है, जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल अभी जो 2025 में है कोई नाभिकीय शक्ति संयंत्र बनने की घोषणा की गई, तो अभी अप्रैल मई में आपका एग्जाम होगा, तो ये पूछा जाएगा कि प्रस्तावित जो नाभिकीय शक्ति संयंत्र है 2025 में मध्य प्रदेश के किस जिले में की जाएगी। तो ये अभी उस समय का करंट अफेयर था। ये क्वेश्चन नंबर 16 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मांडला जिले में जो है, मध्य प्रदेश के मांडला जिले में नाभिकीय शक्ति संयंत्र की जो है स्थापना उस समय की गई थी, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है सपाऊ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है। तो सपाऊ नृत्य जो है ये लद्दाख से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो सपाऊ नृत्य जो है ये हमारा, ये भारत के किस जो है क्षेत्र से बिलोंग करता है, तो ये लद्दाख से बिलोंग करता है हमारे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है, पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन, ग्वालियर, बांधवगढ़, असीरगढ़, ठीक है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्वालियर का किला, बांधवगढ़ का किला और असीरगढ़ का किला। ये तीनों ही कहाँ पर अवस्थित है, ये तीनों ही जो है मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित हैं, ठीक है। ये तीनों ही मध्य प्रदेश अवस्थित है मध्य प्रदेश में, बट ये जो जंजीरा का किला है ये मध्य प्रदेश के अंदर अवस्थित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोला गया, किस महिला फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलोन डियोर पुरस्कार 2019 जीता है। तो ये 2019 वाला आपको याद नहीं रखना है, मैं आपको लेटेस्ट बताने वाला हूँ। बैलोन डियोर जो पुरस्कार होता है, तो ये बैलोन डियोर जो पुरस्कार है 2024 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। 2024 का आपको याद रखना है। 2024 में किसने जीता है, तो ये जीता है स्पेनिश फुटबॉल खिलाड़ी रोड्री और एटाना, ठीक है। रोड्री और एताना, एताना ने जीता है। क्या नाम है इनका, नाम भी बड़े अजीब से हैं, रोड्री और एताना बोनमाटी है, बोनमाटी। ये 2024 के बता रहा हूँ मैं, इसीलिए आपको लिए बता रहा हूँ। पुरुष और महिला हैं ये तो पुरुष हो जाएंगे, रोड्री पुरुष, और ये जो एताना है ये महिला हो जाएंगी, ठीक है। इन खिलाड़ियों को जो है बैलोन डी पुरस्कार 2000 इन्होंने जीता है। ये 2024 से ही आपसे पूछा जाएगा, पुरुष और महिला में से कोई सा भी जो है आपसे पूछा जाता है। बैलोन डोर ये पुरस्कार जैसे यहाँ पे पूछा गया ना 2019 में किसने जीता था, तो 2019 में किसने जीता था, मेगन रोपनियो ने जीता था। ऐसे ही आपसे पूछा जा सकता है बैलोन डियोर पुरस्कार जो 2024 वाला है पुरुष कैटेगरी में किसने जीता, तो पुरुष कैटेगरी में रोड्री ने जीता, और महिला कैटेगरी में जो एटाना और बोनमाटी ने जो है महिला कैटेगरी में जीता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो बैलोन डियोर पुरस्कार है वो किसने जीते हैं, तो ये लियोनेल मेसी ने जीते हैं, लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी, ठीक है, मेसी। तो ये 8 बार इन्होंने जीता है भाई, ये भी आप याद रखना। सबसे ज़्यादा जो बैलोन डोर पुरस्कार है वो किसने जीता है, तो लियोनेल मेसी के द्वारा जो है ये जीता गया है। और जो 5 बार प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल का पुरस्कार है ये किसने जीता है, तो ये जीता है भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जो है जीता है। उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं, फीफा की याद रख सकते हैं। फीफा की जो स्थापना है ये कब हुई थी, 1904 में जो है फीफा की स्थापना हुई थी। फीफा की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, फेडरेशन इंटरनेशनल द फुटबॉल एसोसिएशन जो है इसकी
स्थापना हो जाएगी। ठीक है, और इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? ज्यूरिख में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। मैं लिख देता हूं, कोई नहीं, हेडक्वार्टर तो ज्यूरिख। ठीक है, ज्यूरिख में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो गंगा नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी नहीं है? तो ये हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, इंद्रावती जो नदी है वो सहायक नदी नहीं है गंगा की। ठीक है, उसके बाद आप क्या याद रख सकते हैं? चलिए आइए आपको बता देते हैं, सोन नदी के बारे में बता देते हैं। सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे होता है? मध्य प्रदेश के अमरकंटक। एमपी से याद रखना, मध्य प्रदेश, एमपी के अमरकंटक। ठीक है, अमरकंटक से किसका उद्गम होता है? सोन नदी का उद्गम होता है। गोमती नदी की बात करूं तो गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से निकलती है। उत्तर प्रदेश यानी यूपी के पीलीभीत से निकलती है, पीलीभीत। ठीक है, उत्तर प्रदेश के जो है पीलीभीत जिले से जो है ये माधो टांडा कस्बे के गोमत ताल से निकलती है। उसके बाद इंद्रावती नदी की बात करूं तो इंद्रावती नदी का उद्गम उड़ीसा के कालाहांडी से निकलती है, उड़ीसा के कालाहांडी से। कालाहांडी। ठीक है, उड़ीसा का जो कालाहांडी जिला है वहीं पर मुर्दीगुड़ा गांव है। गांव गू छोड़ दीजिए आप, उड़ीसा के कालाहांडी याद रखना। यहीं से जो है जो इंद्रावती नदी है ये निकलती है। यमुना नदी आप सभी जानते हैं कहाँ से निकलती है? यूके से निकलती है। ये यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यूके यानी कि हमारा यूके है ये, उत्तराखंड। उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, ये याद रखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा मानव उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो उत्साह संग्रहण केशिका श्वास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है? जो हमारा शरीर के अंदर वेस्टेज होता है ना, वेस्टेज या फिर जो बेकार की चीजें होती हैं शरीर के अंदर, उसको बाहर निकालना शरीर से, वेस्टेज को बाहर निकालना शरीर से, वो किसका काम होता है? तो ये होता है उत्सर्जन तंत्र का जो है ये काम होता है, मानव उत्सर्जन तंत्र। तो ये जो श्वास नालिका है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। श्वास नालिका हमारी जो है उत्सर्जन तंत्र का हिस्सा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला गया है भारत और नेपाल के बीच निम्नलिखित में से किस भूभाग पर जो है विवाद चल रहा है? तो भारत और नेपाल की बात हुई है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है सबसे पहले आप भारत और नेपाल की सीमा के बारे में जानिए। भारत और नेपाल, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है? 1751 किलोमीटर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और ये 5 राज्यों से लगती है। नेपाल का जो नेपाल जो देश है ये हमारे 5 राज्यों से लगता है, भारत के 5 राज्यों से लगता है। किससे लगता है? 5 राज्यों से लगता है, जिसमें हो गया यूपी हो गया, यूके हो गया यानी कि उत्तराखंड हो गया, और किससे लगता है? उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, बिहार, सिक्किम हो गया, और पश्चिम बंगाल हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया। ठीक है, ये 5 राज्यों से जो है इसकी सीमाएं लगती है। ठीक है, नेपाल की राजधानी क्या हो जाएगी? नेपाल की राजधानी हो जाएगी काठमांडू, काठमांडू। ठीक है, और नेपाली रुपया जो है इसकी मुद्रा हो जाएगी, नेपाली मुद्रा इसकी जो है ये मुद्रा हो जाएगी, नेपाली रुपया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री का नाम बताइए। ओवरऑल की बात करूं तो दूसरी है भाई, ओवरऑल। पहली कौन सी थी? पहली थी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। और दूसरी है ये हमारी कौन सी है? निर्मला सीतारमण। लेकिन क्या याद रखना आपको, अगर आपको पूर्णकालिक शब्द दिखेगा, पूर्णकालिक,
पूर्णकालिक शब्द याद रहेगा तो प्रथम स्थान पर आएगी निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर ओवरऑल पूछेगा तो इंदिरा गांधी पहले स्थान पर आएगी, क्योंकि इंदिरा गांधी जो थी सिर्फ उनको जो है ये डिपार्टमेंट दिया गया था रक्षा मंत्री का। ठीक है, लेकिन इनके पास जो है पूर्णकालिक ये रक्षा मंत्रालय डिपार्टमेंट था निर्मला सीतारमण के पास। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखेंगे। 2017 में जो है पूर्णकालिक रक्षा मंत्री ये नियुक्त हुई थी निर्मला सीतारमण। ठीक है, पूर्णकालिक मंत्री भी आप याद रख सकते हैं। पूर्णकालिक जो रक्षा मंत्री थी कब नियुक्त हुई थी? ये 2017 में नियुक्त हुई थी भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में बोला गया है किसे पदच्युत करने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया लागू नहीं होती। तो जो है महाभियोग की प्रक्रिया जो है किस पर लागू नहीं होती? न्यायाधीश पर होती है, राष्ट्रपति पर होती है, प्रधानमंत्री पर होती है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। तो क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 24 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, प्रधानमंत्री पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है वो नहीं होती है भाई। ठीक है, और जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद आ जाएगा ये अनुच्छेद, भारत के राष्ट्रपति आ जाएगा अनुच्छेद 52 से 62 के बीच में। प्रधानमंत्री आ जाएंगे अनुच्छेद 74-75 में। ठीक है, और क्या याद रख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में? और ये जो भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत होती है? अनुच्छेद 124 के तहत होती है। कौन करता है? तो ये भारत के राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 124। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है अनुच्छेद 123 में क्या है? ये जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन 24, यहाँ पे आप लिखेंगे 123 अनुच्छेद किससे संबंधित है। ठीक है, ये मुझे जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अल्फाला के रूप में संबोधित किया जाता है, तो किसे अल्फाला के रूप में जो है संबोधित किया जाता है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सटीवा को जो है अल्फाला के रूप में संबोधित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करूं तो 26 में कहा गया है अंकुरण के समय बीज का कौन सा भाग जड़ का निर्माण करता है। तो जब अंकुरण होता है, बीज जन्म लेता है, तो कौन सा भाग जो है जड़ का निर्माण करता है? मतलब जड़ जो होती है ना, रूट जो होती है, इन जो रूट होती है उनका निर्माण कौन करता है? बीज पत्र करता है, मूलांकर करता है, परांकुर करता है, या फिर दलपुंज करता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो मूलांकर जो है इसका जड़ का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। 27 में बोला गया रैम किस प्रकार की संग्रहण मेमोरी है। तो रैम जो है प्राथमिक हो जाएगी हमारी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। तो जो हमारी दो होती है रैम, एक तो प्राइमरी होती है, प्राइमरी कौन सी हो जाएगी? रैम और रोम हो जाएगी, रैम और रोम हो जाएगी। ठीक है, और जो सेकेंडरी है वो कौन सी हो जाएगी? SECONDRY। सेकेंडरी जो है वो हमारी हो जाएगी DVD, CD, और क्या हो सकता है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी वगैरह हो जाएंगी। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म हो जाएगी रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम की हो जाएगी रीड ओनली मेमोरी। ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 की बात करूं तो 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ जो है प्रदर्शन किया था। तो ठीक है, 2020 वाले की जो बात होगी, 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ जो प्रदर्शन है वो किया था? तो ये किया था भाई महाराष्ट्र ने। ठीक है, अब बात कर लेते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की कब शुरुआत हुई थी इनकी? 2018 में हुई थी। गेम्स की शुरुआत हुई थी 2018 के अंदर। ठीक है, 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी, और इसकी जो शुरुआत थी खेलो इंडिया स्कूल गेम्स के नाम से हुई थी। ये भी आप याद रखना, खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। लेकिन 2019 में इसका नाम बदल दिया गया था, और नाम बदलकर जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है कर दिया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 आप याद रखेंगे, क्योंकि 2024 वाला जो है कंडक्ट करवाया जा चुका है। 2024 का जो गेम था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये कहाँ पर हुए थे? तमिलनाडु में हुए थे। तमिलनाडु ने जो है इसकी मेज़बानी की थी। ठीक है, तमिलनाडु ने मेज़बानी की थी। पहले स्थान पर कौन रहा था? तो महाराष्ट्र रहा था। गेम्स में किस राज्य? ये 2020 में भी महाराष्ट्र था, और भाई 2024 में भी महाराष्ट्र है।
ठीक है, ये पहले स्थान पर महाराष्ट्र था। दूसरे स्थान की बात करूं तो दूसरे स्थान पर कौन था, तो दूसरे स्थान पर तमिलनाडु था। तीसरे स्थान पर कौन था, तीसरे स्थान पर था हरियाणा। ठीक है, तीसरे स्थान पर था हरियाणा। ये 2024 की आप जरूर याद रखिएगा, ये स्टैटिक जीके भी मैंने आपको बता दिया है। और ये जो खेलो यूथ गेम्स 2024 था, ये कौन सा एडिशन था 2024 वाला, तो ये 6th एडिशन था। EDITION एडिशन, यानी कि संस्करण कौन सा था, छठा संस्करण था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 में बोला गया है बाइनरी प्रणाली में 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होता है, तो 1024 बाइट के बराबर होता है। राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 किलोबाइट इक्वल टू 1024 बाइट। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में बोला गया है गांधी जी ने किस एक्ट या अधिनियम के खिलाफ लड़ने और सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया था। रोलेट एक्ट, देसी भाषा, भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 का रोलेट एक्ट 1919 के तहत जो है ये गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, गांधी जी के बारे में वैसे मैं बहुत बहुत बार और बहुत चीज़ें बता चुका हूँ, फिर भी आप याद रखना खिलाफत आंदोलन कब हुआ था। खिलाफत आंदोलन हुआ था 1919 में। और इसी के साथ साथ पैरेलल जो है महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, असहयोग आंदोलन। तो ये कब हुआ था, ये हुआ था 1920 में। ठीक है, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था महात्मा गांधी ने 1930 में। पुणे में जो है पूना समझौता किया था महात्मा गांधी ने 1932 में, पुणे के यरवदा जेल में किया था। किसके साथ किया था, तो ये BR अम्बेडकर के द्वारा किया था। और 1942 में महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन चलाया था, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था, जिसके अंदर नारा दिया था करो या मरो का नारा दिया था। बहुत सारी बातें हैं जो आप याद रख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया भारत के स्वतंत्र होने से पूर्व लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था, तो ये मौलाना अब्दुल कलाम थे, जो 1940 से 1946 के बीच में रहे थे। क्यों रहे थे, क्योंकि यहाँ पे जो है एक तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, और दूसरा क्या हुआ था, दूसरा हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ही जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आयोजित नहीं करवा पाया, और लगातार 6 साल तक जो है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ये जो है अध्यक्ष बने रहे थे। प्रथम 1914 में हुआ था, दूसरा कब हुआ था 1914, और दूसरा कब हुआ था 1939 में। ठीक है, ये चीज़ें भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर अजैव सेकंड की बात करूं तो अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का रंग कोड क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, 32 में क्या कहा गया है, अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट रखे जाने वाले कूड़ेदान का जो रंग कोड है वो क्या होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कलर कोड होता है वो होता है ब्लू। ठीक है, कलर कोड हो जाएगा ब्लू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 33 में कहा गया है दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है, तो ये 2020 वाला आप मत याद रखिएगा, अभी 2025 वाला याद रखेंगे। तो उपराज्यपाल यानी कि LG कौन है इसके 2025 के लद्दाख के, तो ये हो जाएंगे BD मिश्रा। BD मिश्रा। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 34 में बोला गया है इनमें से किस संस्थान ने 2019 में अपनी संस्थापना के 50 वर्ष जो है पूर्ण किए, तो ये किसने किए थे 2019 में 50 वर्ष पूरे अपनी स्थापना के, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसरो ने जो है ये 50 वर्ष पूरे किए थे 2019 में। स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। ठीक है, 15 अगस्त 1969 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद बार्क की स्थापना कब हुई थी, बार्क की स्थापना हुई थी 1954 में। DRDO की स्थापना कब हुई थी, 1958 में। और आप क्या याद रख सकते हैं, CSIR की स्थापना कब हुई थी,
1942 में। ठीक है, ये चीज़ें आप याद रखेंगे स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के तौर पर। चक्रवात पाबुक की उत्पत्ति किस क्षेत्र में हुई थी, क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है। तो पाबुक की जो उत्पत्ति है ये कहाँ पर हुई थी, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है चक्रवात पाबुक की उत्पत्ति हुई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 36 में बोला गया है निम्नलिखित में से किस प्रकार का वृक्षारोपण रेगिस्तान में मिट्टी के कटाव को जो है रोकने में मदद करता है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 36 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो शेल्टर बेल्ट है ये वृक्षारोपण रेगिस्तान में जो है मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करते हैं, और ये रेगिस्तान में रोकते हैं भाई, ये भी आते याद रखना शेल्टर बेल्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया भारत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म प्रजाति श्रेणी सही है। तो कौन सी प्रजाति जो श्रेणी है वो सही हो जाएगी। 37 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ग्रेट हॉर्नबिल जो है असुरक्षित है। काला हिरण दुर्लभ पूछा गया है, ये भाई काला हिरण जो है दुर्लभ है। निकोबारी कबूतर लुप्तहांस है, या फिर एशियाई हाथी जो है स्थानिक है। कौन सा सही पूछा गया, तो ये सारे इनकरेक्ट हो जाएंगे। जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ये बिल्कुल सही है, ग्रेट हॉर्नबिल जो है ये असुरक्षित है। ठीक है, और ग्रेन हॉर्नबिल जो पक्षी है, ग्रेट हॉर्नबिल, ये किस स्टेट का राजकीय पक्षी है पता है कोई किसी को। ये 2 स्टेटों का राजकीय पक्षी है। ठीक है, मैं बता देता हूं किसका है, केरल का है और अरुणाचल प्रदेश का है। केरल और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 38 में बोला गया है इनमें से किसने रियो डी जेनेरियो को 2020 के लिए वास्तुकला की वैश्विक राजधानी के रूप में जो है नामित किया है। तो किसने किया है, 38 का जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यूनेस्को ने जो है रियो डी जेनेरियो को 2020 के लिए वास्तुकला की वैश्विक राजधानी के रूप में जो है नामित किया था। इन सभी इंस्टीट्यूशन के बारे में जो है मैं पहले भी वीडियोस में बता चुका हूँ, कोई बात नहीं एक बार फिर से बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर की बात करूं तो कहां पर हो जाएगा, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। ठीक है, उसके बाद हम बात करें आईएमएफ की स्थापना। तो आईएमएफ की स्थापना कब हुई थी, 1944 में। ठीक है, 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा, वॉशिंगटन में, वॉशिंगटन। इसके बाद मैं यूएनओ की स्थापना करूं तो यूएनओ की स्थापना जो है कहां पर हुई थी, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी यूएनओ की स्थापना। और इसका जो मुख्यालय है यूएनओ का कहां पर हो जाएगा, हेडक्वार्टर, ये न्यूयॉर्क में हो जाएगा, न्यूयॉर्क में। इसके बाद मैं यूनेस्को की स्थापना करूं तो यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी, नवंबर 1945 में। नवंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहां पर हो जाएगा, हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा पेरिस में, फ्रांस में। ठीक है, पेरिस में जो है इसका जो है हेडक्वार्टर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 39 में बोला गया भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम 100 तहत वस्तु एवं सेवा कर किया गया था। तो ये जीएसटी की बात हुई है भाई, जीएसटी। जीएसटी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड SERVICES सर्विसेज टैक्स, ये इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। और ये हमारे 101वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था, संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। और ये 2017 में जो है जीएसटी को लागू किया गया था। ठीक है, जीएसटी को 2016 में जोड़ा गया था भाई रे, ये वो मैं बता दिया 17 से लागू हुआ था। ठीक है ना, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, 2017 में लागू हुआ था। लेकिन उससे पहले जो है जीएसटी को 2016 के 101वें संशोधन द्वारा जो है पारित किया गया था। इसके जीएसटी की फुल फॉर्म हो जाएगी जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जीएसटी का आदर्श वाक्य क्या है, ये भी आप याद रखना, आदर्श वाक्य। तो जीएसटी का जो आदर्श वाक्य है ये हो जाएगा वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन वन टैक्स
वन मार्केट। ठीक है, ये इसका आदर्श वाक्य हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं तो राज्यसभा में कब पारित हुआ था बिल? राज्यसभा ने इसको 3 अगस्त 2016 को पास किया था, 3 अगस्त 2016 को। ऐसे ही मैं इसकी जो है लोकसभा की बात करूं तो लोकसभा में कब पारित किया था? लोकसभा, तो लोकसभा ने इसको पारित किया था 8 अगस्त 2016 को। उसके बाद मैं राष्ट्रपति की बात करूं तो राष्ट्रपति ने इसको कब जो है हस्ताक्षर करके इस पर मोहर लगा दी थी? तो राष्ट्रपति ने जो है इसको 8 सितंबर 2016 को, 8 सितंबर 2016 को जो है इस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। और जो है 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई 2017 जीएसटी लागू। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, 1 जुलाई 2017 को जो है जीएसटी लागू हो गया था। तो जीएसटी की अवधारणा को पहली बार 2005 में पी चिदम्बरम द्वारा संसद में जो है प्रस्तुत किया गया था। और भारत ने दोहरे जीएसटी के कनाडाई मॉडल को चुना है। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा था? फ्रांस। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा फ्रांस। कब किया था? 1954 में इसको लागू किया था। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, 1954 में जो है लागू किया। तो ये जीएसटी के बारे में इतनी सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दी हैं। आई होप ये आपको ये सारी चीज़ें जो हैं पसंद आई होगी। सिर्फ बस आपको जो है वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना है। ठीक है, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लीजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। यूट्यूब पर अगर आप हमें फॉलो करते हैं तो प्लीज़ हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी नोटिफिकेशन, सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।